भोलपुर गांव में कढ़ी चावल नाम की एक दुकान थी जिसमें लोग कढ़ी चावल खाने के लिए बहुत दूर दूर से आते थे। सरला की मृत्यु के बाद उसकी बेटी रेनू ने दुकान संभालना शुरू किया। मैं तो थक गई। मैं कब तक ऐसे मशीन की तरह काम करती रहूंगी? कब तक यह सब ऐसे ही चलता रहेगा? अगर माँ ने किसी को दुकान पर काम करने के लिए रख लिया होता तो आज मैं आराम करती, बस शाम को पैसे गिन लेती, हिसाब रख लेती और वापस घर चली आती। रेनू बहुत ही लालची और आलसी किस्म की महिला थी। वह बहुत सारे पैसे कमाना चाहती थी लेकिन बिना मेहनत किए। एक दिन उसके ठेले पर एक गरीब लड़का कढ़ी चावल खाने आता है। वाह माताजी, आपके कढ़ी चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मेरी बीमार माँ को बहुत पसंद आएंगे। क्या तुम्हारी माँ बीमार है? क्या हुआ है उनको? डेंगू हुआ है। डॉक्टर ने बहुत से पैसे मांगे हैं। उनकी फीस चुकाने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तुम क्या करते हो बच्चे? मैं कुछ भी नहीं करता। गरीब को कोई काम भी नहीं देता। सब समझते हैं कि मैं चोर हूँ। तभी रेनू मन ही मन सोचती है, अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी मछली फंसी है। इससे तो मैं कोई भी काम करा सकती हूँ। इसे तो बस मामूली सी नौकरी चाहिए। रेनू दुखी होने का ड्रामा करके कहती है, ऊपर वाला ऐसा दिन किसी को भी ना दिखाए। पढ़ाई लिखाई की उम्र में नौकरी की तलाश कर रहे हो तुम। धन्यवाद माताजी, एक आप ही हैं जो मेरे दुख को समझ सकती हैं। कोई बात नहीं बच्चे, मैं तुझे नौकरी दूंगी। बोल, रहेगा मेरी दुकान पर? भोला झट से हाँ कर देता है। बहुत सालों बाद भोला के चेहरे पर खुशी आती है। अब जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुन। सबसे पहले तुझे 6 बजे मेरे घर पर आना होगा। फिर मैं और तू मिलकर कढ़ी चावल बनाएंगे। फिर तू उसे 10 बजे दुकान पर ले जाकर बेचेगा। समझ गया? हाँ माताजी, समझ गया। तो फिर 10 बजे से 8 बजे तक तो दुकान पर अच्छे से रहेगा। ध्यान रहे कि एक भी चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और फिर तू चाहे तो घर जा सकता है। लेकिन भोला के मन में यह बात चल रही थी कि इतना सब काम करने के बाद उसे तनख्वाह कितनी मिलेगी, लेकिन वह रेनू से पूछ नहीं पाता है। तभी रेनू खुद ही कह देती है, अगर तूने अच्छे से काम किया तो तुझे महीने के 6,000 रुपए दूंगी। जी माताजी, मैं समझ गया आपकी बात। दूसरे दिन सुबह में भोला रेनू के घर पहुंच जाता है। शुरुआत में रेनू कढ़ी चावल बनाने में भोला की मदद करती है, लेकिन बाद में वह सारी जिम्मेदारी भोला को ही सौंप देती है और खुद सोती रहती है। धीरे धीरे भोला की कड़ी मेहनत से वह दुकान पहले से और भी अच्छे से चलने लगी और लोगों की लंबी कतारें शुरू हो जाती है। ठीक 1 महीने बाद, आओ भोला, बैठो। जैसा कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम खुद से अपनी तनख्वाह नहीं मांग रहे हो, तो मैं तुम्हारी तनख्वाह 5,000 रुपए तय की थी। नहीं माँ जी, 6,000 रुपए तय हुई थी। मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ, समझा? महीने के 5,000 तय हुई थी। तूने तो मेरी प्लेट भी तोड़ दी और तूने तो इतने दिन छुट्टी भी ले ली थी। यह सब बातें खड़ा गरीब लड़का सुन रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। रेनू ने हर चीज के पैसे काट कर उसे कुल 1,000 रुपए दिए और वह गरीब लड़का आंखों में आंसू लिए सर झुकाए अपने 1,000 रुपए तनख्वाह लेकर रेनू से कुछ नहीं कहता है, क्योंकि जहां उसे कोई नौकरी नहीं दे रहा था वह कम से कम 1,000 रुपए तो मिल रहे थे। यह सोचकर वह दुखी होकर वहां से चला जाता है। वह सोच में डूबा रास्ते पर चला जा रहा था, तभी उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। वह भोला का ही ग्राहक होता है। वह पेशे से एक वकील था। अरे भोला, आगे देख, आगे कहाँ खोया हुआ है? मुझे माफ कर दीजिए वकील जी, आगे से मैं देख कर चला करूँगा। अरे भोला, क्या हुआ? तू बहुत दुखी लग रहा है। भोला उस वकील को सारी बातें सुना देता है। अरे भोला, तुम्हारे साथ तो बहुत अन्याय हुआ है। उसने तुम्हारे हक के पैसे हड़प लिए हैं। तुम्हें तो विरोध करना चाहिए और तुम हो कि चुपचाप घर जा रहे हो। क्या करूं वकील साहब, मुझ गरीब को तो कोई नौकरी भी नहीं देता। माँ जी ने तो मुझे 1,000 रुपये दिए हैं कम से कम। भोला, पर इसका मतलब ये नहीं कि आदमी पैसों के लिए इतना गिर जाए। तुम मुझसे कहो, मैं अभी उस पर केस कर देता हूँ। तुम्हें अन्याय का विरोध करना होगा। आप सही कह रहे हैं वकील साहब। भोला वकील साहब को केस की इजाजत दे देता है। फिर वकील साहब पुलिस के साथ रेनू के घर जाते हैं और पुलिस रेनू से कहती है, तुमने भोला के पैसे हड़प लिए हैं। मैंने आसपास से खबर ली है और बच्चे से काम लेने के जुर्म में 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा तुम्हें। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अन्याय के खिलाफ उठना और सच्चाई की रक्षा करना हमारा दायित्व है। सचिन बहुत ही गरीब था जो अपनी पत्नी सरला के साथ रहा करता था।
एक दिन सचिन सरला से कहता है, सरला जानती हो हमारी इस बार खेती में चावल की उपज बहुत ही ज़्यादा हुई है और हमारी तीसरी सालगिरह भी आने वाली है, तो क्यों ना हम लोगों को बिरयानी की दावत दे दें। वैसे भी तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। अरे सब समझती हूँ मैं, खुद को बिरयानी खाने का मन है इसलिए कोई बहाना ढूंढ रहे हो। वैसे जो मैंने कहा है उस पर क्या ख्याल है तुम्हारा। अरे मालिक का हुक्म सर आंखों पर। वैसे भी दावत के लिए कोई कारण का होना ज़रूरी थोड़ी है। हम अपनी सालगिरह के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, नहीं तो सब हमारे लिए तोहफे लाएंगे। मैं नहीं चाहती कि जिसकी माली हालत ख़राब हो वह भी हमें तोहफे दे। सचिन और सरला आपस में बातें कर रहे थे, तभी उनकी पड़ोसन बिजली भाभी उनकी सारी बातें सुन लेती है और बिजली की रफ्तार से जाकर अपने पति राजू को बता देती है, जो कि दाल चावल खा रहा था। अरे क्या गरीबों वाले दाल चावल खा रहे हो, तुम्हें पता है सरला भाभी अपने घर पर बिरयानी की दावत देने वाली है। बिरयानी का नाम सुनते ही राजू की आंखें चमक उठती है और आंखों में सितारे घूमने लगते हैं। बिरयानी, वाह क्या बात है। और यह बोलकर वह उठकर जाने लगता है। अरे अभी कहाँ चले, अपना दाल चावल तो पूरा खाकर जाओ। कैसी बात कर रही हो बिजलिया, अपने पड़ोस में बिरयानी बनने वाली है और मैं यह दाल चावल खाकर अपना पेट भर लूं? ना जी ना, मैं तो चला। राजू बिजली की पूरी बातें बिना सुने ही सचिन के घर चला जाता है। बिजली उसे पुकारते हुए कहती है, अरे सुनो तो, दावत आज नहीं है, होने वाली है। अब राजू सचिन के घर का दरवाजा हाथ में थाली लिए खटखटाता है और सचिन सब समझ जाता है और अपना माथा पीट कर कहता है, उफ, ये बिजली भाभी भी ना, भले गांव में बिजली ना आए लेकिन ये बिजली की रफ्तार से बातें इधर उधर कर ही देती हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। सचिन और सरला गांव के लोगों को दावत देकर आते हैं और गांव के कुछ लोग सरला के घर दावत के लिए मदद करने के लिए आते हैं। तभी बूढ़ी शांता काकी भी आती है और उन्हें देखकर सरला कहती है, अरे शांता काकी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं, हम लोग यह सारा काम कर लेंगे, आप शाम में दावत में ही आती। अरे सरला बिटिया, हम तो और पहले आ जाते, लेकिन रास्ते में इसकी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गया। तभी पीछे से अर्पित आकर कहता है, कैसी चल रही है तैयारियां? मैं जानता हूं कि आपकी और भाई की तीसरी सालगिरह है, तभी यह सब हो रहा है। सरला चौंक कर कहती है, आपको ये सब कैसे पता? बस मैं सब जानता हूँ, आखिर सचिन मेरा जिगरी दोस्त है। वैसे भाभी सारा काम हो गया ना? सब काम हो गया, बिरयानी भी लगभग बन ही गई है। पर भाभी ये सब परोसोगी कैसे? हाँ, बिरयानी के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गई। कोई बात नहीं, मैं सचिन के साथ पत्तल लेकर आता हूँ। अर्पित यह बोलकर सचिन को आवाज लगाकर बाजार चला जाता है और वही पेड़ की आड़ में छुपा किरोरी मल खुद से बोलता है, अरे यह गरीब चले हैं बिरयानी का दावत करने, दावत तो तब देंगे ना जब ये किरोरी दावत होने देगा। अब चक्कर चलाता हूँ और सब पत्तल बाजार से गायब करवाता हूँ। यह बोलकर किरोरी मल कॉल करके अपने आदमियों से बाजार के सारे पत्तल खरीद लेता है और अपने घर में चाय की चुस्की लेते हुए खुद से बोलता है, बड़े आए थे बिरयानी का दावत देने, मैंने सेठ होकर दावत नहीं दिया और ये भिखारी गांव वालों को दावत खिलाएंगे। अब खिलाओ बेटा बिना पत्तल के खाना। किरोरी यह बोलकर बहुत खुश होता है और वहीं अर्पित और सचिन बाजार छान मारते हैं, लेकिन उन्हें बिरयानी खिलाने के लिए पत्तल नहीं मिलते। अब क्या करे भाई, घर चले क्या? कैसी बातें कर रहे हो सचिन, बिना पत्तल के घर गया ना तो दावत कैंसिल करनी पड़ेगी। अरे नहीं, फिर तो बिरयानी बासी हो जाएगी, और देख गर्मी भी कितनी है। सचिन और अर्पित थक हार कर घर पहुंचते हैं। तभी शांता काकी कहती है, अब क्या करे मुन्ना, यही तो दुविधा हो गई है। एक काम करते हैं, सबसे कह देते हैं कि अपने घर से अपने अपने बर्तन लेकर आए। नहीं नहीं काकी, हम दावत दे रहे हैं, भीख नहीं कि सब बर्तन लेकर आए, कितना गंदा लगेगा। सब यह सोचकर परेशान थे। वही करोरीमल अपने घर पर पत्तल से घिरा खुद से बोलता है, अब क्या करोगे सचिन, बड़ा मजा आएगा जब गांव वालों के सामने तुम्हारी बेइज्जती होगी। जहां किरोरी अपनी चाल से खुश था, वहीं सचिन के घर पर लोग दावत के लिए आने लगते हैं और सरला और सचिन का चेहरा मुरझाया हुआ था। अर्पित उसकी मुस्कान वापस लाने के लिए उससे पूछता है, अरे भाभी, आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कहाँ से लाई हो? बड़ी जच रही है आप पर। ये साड़ी तो मेरी माँ ने दी है, जब वह मद्रास गई थी तब लाई थी मेरे लिए। वाह, मद्रास की साड़ी। यह बोलकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। भाभी, अब सभी मेहमानों को रोक कर रखो, मैं अभी आया। अरे अब ये अर्पित कहाँ जा रहा है? कहीं बर्तन लेने तो मद्रास नहीं निकल गया? क्या बोल रही हो काकी? कुछ भी। कुछ देर में सभी मेहमान आ जाते हैं। अर्पित भी वापस आता है,
लेकिन उसका कुर्ता गंदा हो चुका था और उसके हाथ में बहुत सारे बड़े पत्ते थे। अरे मिट्टी से खेल कर आ रहा है क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो। और यह लो, यह क्या? पत्ते? पर किस लिए? अर्पित की बात सरला समझ जाती है और उसके हाथ से पत्ते लेकर उन्हें अच्छे से धोकर उन पर बिरयानी रखती है और सभी बड़े चौसे खाते हैं। अरे वाह सरला भाभी, आपकी यह पत्ता बिरयानी तो लाजवाब है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। कैसे बनाई हो, मुझे भी सिखाना। सभी बिरयानी खा रहे थे कि सचिन का ध्यान अर्पित के घुटनों पर जाता है जिससे खून निकल रहा था। ये क्या? तेरे घुटने से खून आ रहा है? अरे ये भाभी की मद्रास की साड़ी देखकर मुझे याद आया कि हम मद्रास के लोगों की तरह पत्तों में तो खाना परोस ही सकते हैं। तो मैं पत्ते तोड़ रहा था तभी पेड़ से मैं नीचे गिर गया। पगले, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, तू मेरा सच्चा दोस्त है। अब रुलाएगा क्या? चल पत्ता बिरयानी खाते हैं। यहाँ अर्पित ने सचिन की इज्जत बचा ली थी। वहीं किरोरी अपना सर पीटता हुआ खुद से बोलता है, यह गरीब की पत्ता बिरयानी ने तो मेरा काम फिर से खराब कर दिया। अब इतने सारे पत्तल का मैं क्या करूँगा? किरोरी की चाल नाकाम रहती है और सभी सचिन और सरला के घर पत्ता बिरयानी का आनंद लेते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, आपके लाख दुश्मन हो सकते हैं लेकिन साथ देने वाला एक सच्चा दोस्त आपको 100 मुश्किलों से आसानी से पार करा सकता है।